एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इन फिल्मों का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को मैं लूँगा मौसम की तरह। मौसम है, बदलते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, आपकी फेवरेट डायरेक्टर कौन है? आई थिंक अनुराग कश्यप सर के साथ बहुत मुझे मैंने मतलब वन ऑफ माई फेवरेट या सेक्रेट गेम्स में बाहर भी वाला रोल था आपका। एक वो है, या और भी तमाम फिल्में जो है 83 कितना अच्छा रेंडर है। चाहे वो आप देखें तो बिहार चैप्टर जो है ना कि उसमें भी बीहड़िया गैंगस्टर में तो आपका तो कभी लाइफ में लोग वो देखते हैं यूपी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले हैं ना, तो उस फिल्म का मजा लेते हैं। 0.22 mm की गोली से चट से लगेगी, घट से बाहर आ जाएगी। अच्छा, आपने सलमान खान सर के साथ काम किया है। आप उनका रेगुलर कस्टमर है सर। जो बड़ी फिल्में होती हैं, बिग बजट तमाम चीज़ें होती हैं, क्या फ़र्क होता है? कुछ नहीं, दोनों में उतनी मेहनत लगनी है। उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बरेली से बिलोंग करती है। जी हाँ, ना जाने कौन आ गया। इसके डायरेक्टर विकास अरोरा जी बरेली से हैं और साथ में ही हैं द टैलेंटेड एक्टर जतिन सरना जी, जिनको आपने सेक्रेट गेम, सिकंदर, जेलर 2, 83 ना जाने कितनी सारी फिल्मों में देखा होगा। आइए बात करते हैं। थैंक यू विकास सर, थैंक यू जतिन सर, आपने टाइम दिया और बरेली आए। आपकी जो फिल्म आ रही है ना जाने कौन आ गया, उसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? ये थॉट जो है ना, यही थॉट बरेली से बॉम्बे लेके गया था मुझे। सिर्फ़ इस फ़िल्म का ही नहीं कि हमें फ़िल्म बनानी है। हमें मतलब मैं और मेरे से जुड़े हुए मेरे सारे दोस्त, हम टीम की तरह काम करते थे, आज भी करते हैं। तो हम लोगों ने सबने एक साथ ही ऐसा प्लान किया कि यार बहुत हो गया बरेली में थिएटर, अब चलते हैं बॉम्बे, फ़िल्म बनाएँगे। पहली फ़िल्म एज़ अ डायरेक्टर बनाने में मुझे लगभग 18 साल लग गए, यहाँ तक पहुँचने। तो लेकिन वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल ऐसा है कि जिससे मैं परेशान हुआ हूँ कि मैं सड़कों पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सड़कों पे सोया हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग एक जर्नी है। ये अलग बात है कि मैं बॉम्बे जाने के 18 साल बाद फ़िल्म बना पाया हूँ, लेकिन ये जो 18 साल की जर्नी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उसकी बहुत वो करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। जैसे आपने थिएटर से शुरुआत करी, आपने भी थिएटर से शुरुआत करी। थिएटर कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपकी लाइफ में एक सपने देखने के लिए? तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने थिएटर स्कूल टाइम में शुरू किया, कॉलेज में कंटिन्यू किया, लेकिन मेरे को शुरू से ये था कि मुझे एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर काम करना है। थिएटर में भी मेरे को क्लियर था और जैसे ही मैं वहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुआ और मैंने एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्शन काम शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि अगर आपको अच्छा डायरेक्टर बनना है, तो आपको एडिटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं एडिट में शिफ्ट हुआ और फाइनली जब मुझे लगा कि अब बहुत हुआ एडिट, तो फिर जाके मैं अब डायरेक्शन में आ पाया हूँ और मेरे काम में शायद मुझे लगता है कि वो जो मेरी एक स्किल है एडिटिंग की, वो मुझे मेरे काम में बहुत हेल्प करती है एज़ अ डायरेक्टर। सो ये मेरा टेक है इसके ऊपर। बाकी जतिन पाजी तो आज भी उतने ही एक्टिव हैं थिएटर में जितना आज से 20 साल पहले थे। अभी मुझे हाल फिलहाल में पता चला है कि जतिन पाजी का बरेली से एक पुराना कनेक्शन है। मुझे भी बहुत रिसेंटली पता लगा, मैंने अपने फादर से बात करी इस बारे में, जब विकास का ज़िक्र हुआ कि विकास बरेली से है। तो पापा बात कर रहे थे तो बताने लगे कि हमारा भी शुरुआत बरेली से हुआ था। पार्टीशन के बाद दादाजी जब आए थे, तो उनके हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताया, वो कह रहे कि पहले वो बरेली ही आए थे और यहाँ पे कुछ समय उन्होंने बिताया, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं बात बनी होगी। फिर वो उसके बाद जहाँ भी गए, दिल्ली गए या जैसे भी उनकी जर्नी रही, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी जगह से मेरा नाता रहा है मेरे पूर्वजों का। और जो आपका दूसरा सवाल था रिलेटेड टू थिएटर कि क्यों ज़रूरी है, तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मतलब ये इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट से परे है। वो ये है कि हम जैसे एक्टर्स जो हैं, हम जैसे से मेरी मुराद है जो लोग जिनका बैकग्राउंड फिल्म का नहीं है, उनको शुरुआत करने के लिए कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो बिना किसी मापदंड के, बिना किसी जजमेंट के अपनी शुरुआत कर सके, सीख सके। और वो कहीं भी होगा तो वो या तो रामलीला होगी या वो थिएटर होगा। तो थिएटर के बारे में बहुत पहले जब मुझे पता लगा था, और ख़ास करके जब वो एक डिबेट तो शुरू से चलती आ रही है ना आउटसाइडर इनसाइडर की, तो आउटसाइडर जितने वो थिएटर करके आए हैं, जितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स हैं,
सबने अपनी शुरुआत करी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, श्री राम सेंटर से। तो वो बहुत पहले क्लियर हो गया था अगर मुझे हीरो बनना है या मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में आना है एज़ एन एक्टर, तो मुझे थिएटर ही करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जाके मैं वो स्किल्स डेवलप करूँगा या सीखूँगा या समझूँगा। एक्टर पैदाइशी होता है, नहीं होता है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो एक रॉ चीज़ होती है जिसको तराशने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो वो मुझे लगता है वो थिएटर में मिलती है आपको। और थिएटर ना सिर्फ़ आपको एक्टिंग से रूबरू कराता है बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो डिसिप्लिन हो तो अपने कल्चर को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो लिटरेचर को जानने के लिए उसमें बहुत कुछ है। लिटरेचर समझने के लिए वर्ल्ड का, अपने खुद की कंट्री का। और साथ ही एक जो कम्युनिटी आर्ट है, फ़िल्म मेकिंग सिंगल आदमी का काम नहीं है ना, कम्युनिटी का काम है। तो वो थिएटर में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है क्योंकि वहाँ हर क्लास का, हर रिलीजन का, हर तरह का बच्चा वहाँ पे सीखने आता है और आपके साथ होता है। तो आपको समझ में आता है कि क्या फ़ील करते हैं सब, और आपको सीखने को आपकी वाइड हो जाती है, वो थॉट प्रोसेस है ना, वाइडन हो जाता है। एज अ एक्टर थिएटर में आप अच्छा मीडियम है या सिनेमा, कहाँ ज़्यादा फ्रीडम मिलती है एज अ एक्टर? फ्रीडम दोनों जगह ही है, ऐसा नहीं है, बट देयर आर सर्टेन रूल्स, सर्टेन लिमिटेशन है अपनी, फिर वो चाहे फ़िल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, दोनों में ही बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, अब दोनों में बहुत मौका मिलता है। थिएटर में भी उतना ही है बिकॉज़ आपको 1-1, 2-2 महीना मिलता है रिहर्सल्स करने का। एक शो जो आप करते हैं लाइव, जिसमें कोई टेक नहीं है, कोई रीटेक नहीं है, कोई कट नहीं है। फ़िल्म्स में देयर इज़ एन ऑप्शन कि आज सीन नहीं हुआ तो कल आपके पास दिन है, या आज एक शॉट में ये नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा शॉट है। या आपके पास तीसरा कट है, मतलब अगर क्लोज़अप में वर्कआउट नहीं हुआ तो मास्टर हो जाएगा, ओएस हो जाएगा। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं और दोनों में ही उतनी ऑप्शन है, दोनों की अपनी, दोनों अपनी तरह की फ़ील्ड है ना, उस फ़ील्ड पे खेलने का अपना-अपना मज़ा आता है। यस, यस। आपने भी थिएटर किया तो मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ उन चीज़ों से। दोनों बहुत अपनी-अपनी तरह के हैं। एज अ एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर आपस में केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है? एक फिल्म में आप लोगों ने एक साथ काम किया, तो एक डायरेक्टर और एक एक्टर की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए और क्या केमिस्ट्री होनी चाहिए, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ये बिल्कुल ऐसा है कि एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। चारों पहिए जब तक एक साथ एक अंडरस्टैंडिंग और एक ट्यूनिंग से नहीं चलेंगे तब तक गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। 2 पहिए भाग रहे हैं और 2 नहीं भाग रहे हैं तो गाड़ी अच्छा, जब आप कास्टिंग कर रहे थे, आप पहली बार जतिन सर से मिले, तो कौन-सा फर्स्ट मोमेंट था जब आपको लगा कि आपका एक गाड़ी का एक पहिया आपको मिल गया है? वो फर्स्ट मोमेंट था जब मैं और हमारी पूरी टीम कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हमने हायर किए थे, वो लोग हम लोग सब लगे हुए थे कि यार एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, सेल्फ मेड मैन है। वो जो सटलनेस है, वो जो कैरेक्टर की जो एक नियॉन्स है और जो बिल्कुल आम आदमी की तरह जो दिखे, जो हीरो की तरह ना दिखे, आम आदमी की तरह दिखे। तो एक वैसा सा हमें उस कैरेक्टर के लिए चाहिए था कि यार जो ये वाला शेड भी प्ले कर सके, प्लस जब उसकी ज़िंदगी में जब तूफ़ान आता है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, और फिर वो तो उन सब चीज़ों में जब जतिन पाजी से हम मिले और जब इनसे बात हुई और इनके घर पे इन्होंने बुलाया था, हम गए थे, स्क्रिप्ट इनको सुनाई और फिर हम दोनों वो एक बिल्कुल इंस्टेंट कनेक्शन जिसे बोलते हैं ना, वो हो गया। वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद सेम चीज़ें जतिन पाजी ने बोला, वो एक एनर्जी वाइब मैच हो गई। तो मुझे लगा कि यार ये बेस्ट है। इस अब हमारी सर्च खत्म हुई और इसके बाद हमें इस कैरेक्टर के लिए तो एक्टर नहीं चाहिए फिक्स। अब नेक्स्ट अच्छा, जो कौशल का कैरेक्टर था, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उस कैरेक्टर को आप कैसे कन्विंस हुए कि हाँ, मुझे ये करना है? कौन-सा एक क्वालिटी या फिर क्या चीज़ आपको लगा कि मेरे को हाँ, दिस इज़ फॉर मी? तो सबसे पहली बात है कि वो फ़िल्म, ये जो फ़िल्म है हमारी ना जाने कौन आ गया, और इसका जो सब्जेक्ट है जिससे हम डील कर रहे हैं, प्यार, इमोशंस और प्यार में आने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी, मेरी लाइकिंग है इस तरह की फ़िल्म्स की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो-हा ही नहीं हो रहा है। एक बहुत ही सटल तरीके से कहानी को बताया बताया जा रहा है। बहुत मसाला छोंका नहीं जा रहा उसमें। क्योंकि कई बार क्या होती है, कोई चीज़ बहुत सरल है तो उसको सरल तरीके से बताना पड़ता है और टेस्ट डेवलप करना पड़ता है ऑडियंस के लिए भी। क्योंकि ऑडियंस हमेशा से एक तरीके से वर्क करती है और उसको उसी तरह से एक्सपेक्ट करती है। यहाँ पर हमने शायद उस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखा था कि हम इसको प्रिडिक्टेबल नहीं बनाएँगे। जहाँ पे आपको लगेगा अरे अब तो कुछ एक्शन हो जाएगा, अब तो कुछ ये कर देगा। हमने वहीं पर बहुत सटल किया उस तो मुझे जब ये फ़िल्म इन्होंने, विकास ने सुनाई थी, तब मेरा सबसे पहला थॉट तो ये था कि इस तरह का रोल मैंने अभी तक किया नहीं था। और उसकी अपनी कुछ फ्लेवर है उस कैरेक्टर का, एक वो 9 टू 5
जॉब वाला आदमी जिसका सटल टाइम टेबल है अपनी लाइफ का, जिसने लाइफ को एक तरीके से देखा है, समझा है कि नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, फिर शादी करनी है, घर बसाना है, गाड़ी लेनी है और लाइफ चलती रहेगी। बट वैसा होता नहीं है। आपको पता नहीं होता कौन से मोमेंट पे कौन आ जाए और क्या हो जाए। तो वो जो चैलेंजेस इस कैरेक्टर की लाइफ में थे या उस स्क्रिप्ट में थे, स्ट्रगल जो उसका था, वो मुझे बहुत रिलेट करने वाला लगा। तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है एक नया फेसेट दिखाने का एज एन एक्टर, बिकॉज अभी तक जो भी मुझे मिलता है या जानता है वो अथॉरिटेटिव रूल्स के लिए जाता ये सेक्रेड गेम्स में बंटी वाला रोल था आपका। है। वो है या और भी तमाम फिल्में जो टीवी में या कितना करेंगे। चाहे आप देखें तो बिहार चैप्टर जो है खाकी, उसमें भी मेरे डियर गैंगस्टर में तो आपका तो कितना फॉरेन वाला मतलब वो कल्ट है स्टूडेंट लाइफ में। लोग वो देखते हैं यूपी में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले हैं ना, तो वो उस फिल्म का मजा लेते हैं। तो वो चेंज जो था ना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी बहुत उस तरह से थक गया था। तो मुझे लगा कि यार ये चेंज है एंड ही केम अप विद दैट चेंज विद दैट स्क्रिप्ट व्हिच वाज वेरी क्लोज। क्योंकि मैंने जब थिएटर में पढ़ रहा था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ता था। तो वो लिटरेचर बना, जब प्लेज लिखे जाते हैं ना तो बहुत तफसील से लिखे जाते हैं, बड़े-बड़े सीन्स होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता, बहुत कट टू कट ये सीन, वो सीन, वो सीन, ये सीन नहीं होता। उसमें सीन्स होते हैं बड़े-बड़े। उसमें ऐसा नहीं है कि एक सीन यहाँ का है, फिर वहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। जो फ़िल्म में पॉसिबिलिटी है कि अभी इसका घर दिखाना है, तो अभी उसका घर दिखाना है, फिर यहाँ पे पहुँच गए, फिर वहाँ पहुँच गए, लोकेशंस चेंज होती है। तो वो फ्रीडम यहाँ पे आई इसके माध्यम से कि बात होगी, बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। टॉपिक ऐसा है तो लिखी उस तरह से इन्होंने बहुत खूबसूरत इन्होंने फिल्म में एक मोड़ आता है जिसमें कौशल का किरदार का ब्रेकआउट होता है। कभी आपके साथ लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने उस इमोशन को कहीं मैच किया हो? हाँ, मतलब कई बार हम सबकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, तो एग्ज़ैक्टली वैसे ना होकर के किसी और फ़ॉर्म में होती है। और वही मज़ा है आपके उसके लिए कि आप कितना ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी लाइफ़ को। जब वो मौका आया, मुझे याद है हम एक सीन कर रहे थे जहाँ पे मुझे भी नहीं पता था। तो इन्होंने एक इमोशनल सीन रखा हुआ था फ़िल्म के अंदर जहाँ पे मुझे बैठना है और याद कर रहा हूँ मैं। एंड अचानक से उन्होंने एक बीजीएम सीढ़ियों पर वो शॉट है फिल्म में, आप देखोगे कि वो कौशल जो है, जतिन जो है, वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं अपने घर की, और एक कैप है उनके हाथ में, और वो कैप को देख रहे हैं और बहुत इमोशनली उससे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और वो एक्सप्रेशंस में आ रही है वो चीज़। और वो सीन हो रहा था और इन्होंने बीजीएम ऑटोमेटिकली बिना बताए मुझे वो एकदम से जो हिट आता है ना, एसेट का काम किया हो एकदम पे। हाँ, वो एकदम से हिट आया। एंड ऑल्सो आई जस्ट वुड लाइक टू मेंशन दिस वन मोर सीन व्हिच इज़ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सीन इन द फिल्म, जहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, कौशल का भी और वीर का भी। वो सीन बहुत ही, मतलब जब हम पढ़ते भी थे उसके बारे में जब ज़िक्र होता था, तो उस पे बड़ा फ़ोकस था हमारा उस सीन पे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन है और बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको पता ही है जब आप सीन फ़िल्म शूट करते हैं तो बड़ी सारी आवाज़ें होती हैं इधर-उधर, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एक एक्टर कोशिश कर रहा है अपने आप और को वो आउटडोर और इंडोर दोनों का मिक्स था बाहर को। नहीं, वो इंडोर का सीन है। वो बिल्कुल क्लोज़ रूम का सीन है और अपना काम कर रहे हैं सब, लेकिन आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। बट आपको एज़ एन एक्टर उतना प्रिपेयर करना है कि अपने आप आस-पास की सभी आवाज़ों को बंद करना है और सिर्फ़ एक आवाज़ सुननी है, जो आपने ट्यूनिंग की बात करी थी सबसे पहले कि एक्टर और डायरेक्टर का तालमेल कितना इम्पोर्टेंट है। अब वहाँ पे मैं आता हूँ। तो वहाँ पे हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी पहले दिन से बनी हुई थी कि जहाँ पे इन्होंने देख लिया मुझे अगर दूर से कि ये है, तो मैं समझ जाता था या मुझे लगता था कि नहीं, एक कुछ और, तो उनको पता होता था। वो हमारी आंखों आंखों में बात हो जाती थी, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत हमने शायद 2 या 3 टेक करे थे उस सीन के और पहले 2 में ही वाज़ नॉट वेरी हैप्पी, बट थर्ड में ये आए मेरे पास और चुपके से इन्होंने कान में मंत्र फूँका और फिर वो सीन हुआ। नहीं। सीन हुआ, यस। आज आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया हो जो आपको बहुत हिट करा हो? कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत सारे मिले हैं। कोई डिफरेंट? कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? जो इतने बड़े-बड़े मूवी रिव्यूअर्स हैं, वो इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? इस फ़िल्म के बारे में ज़िक्र क्यों नहीं कर रहे? वो रिव्यू क्यों नहीं कर रहे इस फ़िल्म को?
वो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ डायरेक्शन की हर कोई बात करेगा, एक्टिंग की हर कोई बात करेगा, बट क्योंकि हमको फ़िल्म अपने घर के लिए हमने तो बनाई नहीं है, घर में बैठ के देखनी है, हमें तो लोगों तक जाना है और बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की इंडिपेंडेंट फ़िल्म्स को और मेकर्स को आगे लाने के लिए कि उन्होंने एक बात कही है। अच्छा-बुरा आप डिसाइड करके हमें बताओ, इसीलिए आप क्रिटिक्स हो, रिव्यूअर्स हो, बट उसके बारे में चर्चा ही नहीं किया किसी ने। तो वो मुझे थोड़ा-सा वो हुआ कि क्यों नहीं हो रहा है? बट अच्छा ये भी लगा कि जो देख रहे हैं वो बहुत प्यार दे रहे हैं। वो सीन्स की बारीकियों पे बात कर रहे हैं, मतलब वो छोटे-छोटे एक्शंस पे बात कर रहे हैं कि यार ये एक्शन तुमने किया था, इसका मतलब क्या था और क्या ये वही है जो हम समझ पा रहे हैं? तो हम थे, हाँ ठीक है वही है, पहुँच गया इसका मतलब आप। बहुत सारे लोग बहुत सारे फ़िल्म के अलग-अलग सीन्स से एग्री नहीं करते हैं, बट वो बात तो कर रहे हैं कम से कम। आपके हिसाब से जब आप स्टोरी आपने लिखी, फ़िल्म का जो कोर इमोशन क्या है? रिश्तों को हल्के में मत लो, ये कोर इमोशन। टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, ये कोर इमोशन है। और आई थिंक उसके अलावा एक जो और चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, वो हमारी फ़िल्म में लास्ट में दिखता भी है, होप। हम सब आशावादी हैं ना, हम आशा पे जीते हैं। अभी कुछ समय से बहुत अजीब-सा माहौल हो गया हर जगह। नेगेटिविटी, क्रिटिसिज़्म ये बहुत टॉक्सिसिटी। हाँ, ये बहुत हावी हो रही है, जो कि हम उस प्रवृत्ति के हम लोग हैं नहीं हिंदुस्तानी। हम लोग तो प्यार की भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, प्यार की बात करने वाले। वो क्यों आ रही है बीच में? वो थोड़ा-सा मुझे उसको लेके वो होता है। तो वो जो आशा है, होप का जो एक मैटर है, उसको डील करती है हमारी फ़िल्म, जहाँ पे आप या इधर हो जाते हैं या उधर हो जाते हैं, या तो मार दूँगा या मर जाऊँगा। उसके बीच का एक रास्ता है शांति, होप, आशा है। और एक बेस्ट पार्ट मुझे लगा फ़िल्म के दौरान कि एक टाइम पे कैरेक्टर मूव ऑन होता है और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता है, पॉज़िटिवली। पॉज़िटिव तरीके से। यही तो ये होता है। एक अच्छा पर्सपेक्टिव था फ़िल्म को लेके कि इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिक के बाद भी लोगों ने मूव ऑन करके आगे बढ़े। यही होना चाहिए ज़िंदगी में। आप कब तक किसी चीज़ को दिल पे आज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे एहसास होता है। तो जहाँ पे इतना क्रिटिसिज़्म और इतना सब चल रहा है, वहाँ पे हम क्यों उसी दलदल में सब फँसते क्यों जा रहे हैं? दूसरे की थाली में खाना अच्छा देखकर हम अपनी थाली क्यों खराब कर रहे हैं? बड़ा ज़रूरी है उस चीज़ को समझना जो है। एक बहुत ही प्यारा पंकज कपूर साहब का भी इंटरव्यू आया था, एक बड़े चैनल पे। उन्होंने इतनी कमाल की बात बोली थी जो कि अनुभव से ही आती है। लेकिन वो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, कि जितना है, अच्छा है, अगर इसको आपने समझ लिया, तो फिर आपको ये नहीं होगी कि आज मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी तो लिमिटेशन कोई है ही नहीं, वो तो अनलिमिटेड है, ख़त्म ही नहीं होगा वो। बट जो है वो अच्छा है, उसमें खुश रहना ज़रूरी है, वो हमें सीखना ज़रूरी है। हार्मनी की थोड़ी-सी मुझे वो लगती है कमी अभी, उसको हमें आई थिंक वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लाइफ़ में कभी-कभी ऐसा फेस आता है कि आपको थोड़ा ब्रेक मिल गया, ठीक है? आप जिस काम के लिए हो, उस काम पे नहीं जा पा रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उस फेज़ को एज़ अ आर्टिस्ट कैसे फेस करना चाहिए लाइफ़ में? कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए का जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि हर किसी की परिभाषा अलग है। हर कोई अपने तरीके से वर्क करता है। जैसे जो खाना आपको सूट करता है वो किसी और को शायद सूट ना करता हो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप अपने आप से ये बात पूछिए कि क्या ये मेरे सपने से बड़ा है? क्या ये मेरे सपने को खराब करने के लिए, डिरेल करने के लिए बहुत है? नहीं है तो आप ऐसे बहुत सारे फेजेज़ आएँगे जहाँ पे इंतज़ार भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, स्ट्रगल भी होगा, सेल्फ डाउट भी आएगा, लेकिन वही मोमेंट होता है आपको अपने आप को सँभालना है। मैदान में डटे रहना है। डटे रहना है, कैसे भी करके। अगर कुछ भी नहीं है, तो ये देखना है कि ज़िंदगी है मेरी। मुझे खुश रहना है, एन्जॉय करना है। इमोशंस बहुत सारे आपके साथ चलते रहेंगे, आप नहीं भी चाहते हो, बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे, नेगेटिव, पॉज़िटिव। नेगेटिव ज़्यादा चलता है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है इतनी आस-पास। बट उसमें से कुछ पल निकाल के अपने आप को ये समझा के कि यार, मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ ना। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं से मतलब ये जो बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, एक आप जो है, वो एक इम्पोर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है? उसके लिए फ़ील हैप्पी, एन्जॉय लाइफ़ को देखो अच्छे से, उसके मज़े लो, बहुत खूबसूरत दुनिया है ये। अच्छा फ़िल्म के पास आते हैं हम लोग। लोकेशन वाला सवाल। ये लोकेशन चूज़ करी, ये डिसीज़न किसका था? सबसे पहले हम फ़िल्म शूट करने आ रहे थे बरेली, जो हमारा अपना शहर है, वहीं शूट करेंगे। और लेकिन फिर लगा कि ये फ़िल्म को किसी ऐसी जगह सेटल होना ज़रूरी है जो मेट्रो सिटी हो, वो मेट्रो सिटी होना ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम गुड़गाँव शूट करें। और
फिर जतन पाजी को मैंने बताया जैसे ही कि मन हो रहा है ऐसे गुड़गांव भी रेकी मार लेते हैं, ठीक है। तो जतिन पाजी का तुरंत रिएक्शन था, नहीं गुड़गांव नहीं जाएगी ये पिक्चर। मैंने, क्यों नहीं जाएगी? बोले यार कि पहाड़ों पे चलते हैं। जैसे ही तुम बोला पहाड़ तो मैं नैनीताल, बोले डन नैनीताल चलते हैं। तो इस तरह से हम नैनीताल तो नहीं गए, लेकिन अब भीमताल गए। आपका मैंने एक BTS देखा था, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, एक कुछ रूम आपने कहा था कि मुझे रूम ऊपर वाला चाहिए, तो उसकी क्या स्टोरी थी, फनी स्टोरी क्या थी उसकी? फनी स्टोरी कुछ नहीं थी, ये लोग 2-4 दिन पहले चले गए थे, फिल्म के शूट होने से कुछ 4 दिन पहले गए थे शूट पे यार। शूट वाले आप दिन आए थे शूट से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले मैं आया था, तो मुझे ये था कि मैं उसके साथ मैं जेल कर जाऊं, ताकि एकदम से सडन वहां पहुंचूंगा, गर्मी मुंबई की और वहां पे ठंड, अक्टूबर था ना, तो वो एकदम से फोन आ जाए, तो 2 दिन पहले चलता हूं। शूट हमारा था 8 अक्टूबर से और जतिन बाजी पहुंचे थे 6 अक्टूबर। तो मैं पहुंचा और मैं इनके रूम पे गया और हम दोनों बैठे हुए थे और मैंने खिड़की खोल दी, ठंडी हवा, ठंडी हवा, शाम को 7 बज रहा है, अंधेरा भीमताल सन्नाटा, और सामने पूरा ताल। और सारे वहां मेरे ख्याल में 7-8 बजे तो समझ जाता सर कुछ। और हम दोनों बैठे हैं भाई और अपना प्यारा प्यारा सा मोमेंट चल रहा है चीज़ों का, विद 90 ml। लिटिल लिटिल लेट बिकॉज ठंड थी। तो इन्होंने कहा कि खिड़की बंद कर दो, बात को समझो। मैंने कहा "अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है।" और वहाँ पे तो अक्टूबर यहाँ के नवंबर की ठंड बराबर ही होती है लगभग। हाँ मतलब जो भी है भाई, बस दिन आपका में क्लाइमेट चेंज हो उस गया समय ना, दिन में गर्मी रहती थी, लेकिन हाँ। जैसे ही शाम होती थी हवा एकदम ठंडी हो जाती। ठंडी हो जाती थी। तो वो हो गया। उसके अगले दिन भी ऐसा हुआ कि मैं तो नज़ारे ले रहा था, बिकॉज मैंने ही सेटअप कहा था भीमताल चलना है भाई। तो फिर इन्होंने एक ऊपर मुझे कमरा दिखाया जहाँ पे हमारे ईपी ठहरे हुए थे। तो जब मैं उस कमरे में गया तो उससे और अच्छा व्यू था। तो मैंने ईपी को कहा भैया, और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे दोस्त हैं, आप जरा ना नीचे शिफ्ट हो जाएं होटल में, यहाँ तो मैं रुकूंगा। तो उसको वहाँ से मैंने चलता किया और वहाँ से फिर मैं ऊपर घूमने चला गया थोड़ा सा और पहाड़ी पे, और एकदम से धुंध हो गई, बादल बादल छाने लगे और मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ और ये सब बातें कर रहा हूँ कि मैं शूट पे आया हूँ, फिल्म का नाम ये है, बड़ा मजा आएगा आपको। और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि कपकपी सी हो रही है, मुझे हो गया काम, शिवरिंग। शिवरिंग हो रही है। और अगले दिन शूट था। मैंने तुरंत गाड़ी वाड़ी मंगाई, मैंने कहा गाड़ी भेजो मैं नीचे आ रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी वाड़ी भेजी और मैं रास्ते में मुझे क्लियर हो गया था कि हवा लग गई। हो गया भाई, हवा लग गई यहाँ की। और वही हुआ। और ये चिंता में थे ऑब्वियसली कि ये क्या कर दिया तूने। आराम से, मतलब उसको ओवर रिएक्ट ना करके बहुत ही सटल वे में, कोई बात नहीं पाजी, डॉक्टर आएगा, हम करेंगे शूट। अब बाकी आप बताएं कि आपकी चाल क्या थी उसमें। आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला आपके जो नहीं देखो, टेंशन एक तो ऑब्वियसली जब आपको बुखार है और आपके बस की बात तो है नहीं, वो तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन अब बात ये थी कि अगर हम जतिन पाजी को रेस्ट करने देते हैं, इनके साथ शूट नहीं करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन था नहीं। दोनों आर्टिस्ट का स्केड्यूल के हिसाब से उन्हें 2 दिन बाद मधु का आना था और प्रणय को और 5 दिन बाद आना था। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। 2 दिन करेंगे क्या अगर हमने जतिन पाजी को बोल दिया कि चलो आप रेस्ट। तो मैं बोल तो रहा था कि पाजी रेस्ट करो, लेकिन अंदर से मेरे हो रहा था कि ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो खैर ये शायद समझ गए थे वाइब। तो इन्होंने कहा विक्की बाजी शूट नहीं रुकने दूंगा। डॉक्टर, फिर फटाफट डॉक्टर आया सेट पे और डॉक्टर ने जो है 1-2 इंजेक्शन ठोके, दवाइयाँ दी और जो BTS में है भी। हमने पहला दिन तो शूट किया शुरू हम्म, तरीके से, बट सेकंड डे थोड़ी सी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब ये लोग ऐसा करते थे कि ये सीन लगाते थे और डमी के साथ मेरे उसको पूरा वो करते थे। और मैं इनको ये बोलता था कि अंदर बैठ, जो मेरा रूम है फिल्म के अंदर भी जो मेरा रूम है, उसी रूम को हमने चादर वादर लेके मैं लेटा रहता था। तो मैं इनको बोलता था तुम सेटअप करना, जैसे ही रेडी हो गए मैं आऊंगा, सीन कर दूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। बट बाय द थर्ड डे आई थिंक डॉक्टर फिर रहता ही था सेट पे, चेकअप वेकअप करना, हाँ ठीक है ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड डे से फिर डॉक्टर सेट पे ही रहता था। तो VIP फील हो रहा होगा ना उसमें एकदम। अरे मैं डरा भी हुआ था यार, पता नहीं नुकसान नहीं होना चाहिए ना। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं और हमारे पास गिनती के 20-22 दिन थे टू शूट दैट फुल फिल्म। अच्छा, जो शूटिंग का शेड्यूल था वो कितना इंटेंस था, मतलब कितना पैक्ड था या फिर थोड़ा सा बीच में टाइम मिल गया जैसे कि भीमताल घुमाए? देखो पैक तो बहुत था, लेकिन उस सब के बावजूद हमने मस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम लोग काम करते थे फुल मेहनत से, वाला वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड एंड पार्ट हार्डर।
पार्टी हार्ड। तो वही करते थे हम, दिन भर हम बहुत काम करते थे और रात में आके पार्टी शुरू करते थे। पार्टी से मतलब ऐसा कुछ नहीं है हल्ला गुल्ला, बैठ के सब बातें करते थे, खाना खाते थे, मस्ती करते थे। ये नहीं करते थे, कोई ये तो म्यूजिक टेंशन नहीं कहीं करते थे। म्यूजिक चल गया, फिर डांस भी होता था। बट मोस्टली ही वाज लाइक टेंस्ड ऑल द टाइम बिकॉज ये प्रोड्यूसर भी थे, प्रोड्यूसर के बिहाफ पे भी काम कर रहे थे, इनको क्योंकि मुझे अगले दिन की तैयारी करनी होती है ना। करनी है। अभी तो पैकअप हो गया, लेकिन जब आए होटल में तो अगले दिन हमें क्या शूट करना है, स्केड्यूल तो बना हुआ है, लेकिन ऑन स्पॉट बहुत सारे चेंजेस होते थे। कभी ये चीज़ नहीं, कभी वो चीज़ नहीं है, तो हम ये सीन शूट नहीं कर सकते, ये शॉट नहीं शूट कर सकते, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, वो आपको तुरंत के तुरंत आपको डिसाइड करना पड़ता था और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता अच्छा, जब आप शूट करते थे एज अ एडिटर, आपका दिमाग चलता होगा शूट के दौरान, था। तो वो कितना काम आया? क्योंकि एज एडिटर आपको उतना ही शॉट लेना है जितना आपको पोस्ट में लगाना है, तो ये भी मुझे लगता है काफ़ी ईजी रहा हाँ, होगा। देखो ये ऐसा ऐसा कहते हैं सब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई मीन उतना ही शॉट नहीं लिया जाता जितना कि आपको लगाना है। हाँ, लेकिन एज एन एडिटर जो स्किल है वो मेरे अंदर है, बेनिफिट्स तो मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट है। तो वो अंदर एक जो बंदा है ना, एडिटर जो बैठा हुआ है अंदर, वो अपना काम करता रहता है कि जब मुझे लगता है कि यार ये इस तरह से शूट कर लूँ, इसके बाद ये कट आएगा, इसके बाद ये शॉट आएगा, फिर ये सीन आएगा, तो वो जो अंदर बैठा हुआ एडिटर है वो बहुत बार रोक देता है कि नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो है, वो टेक्निकलिटीज़ है वो फिल्म में दिखा भी आपने जिसका जो कट हाँ, लगाए, जिसका फ़ायदा मिलता है। क्लोजअप और कैफे वाले शॉट्स, उसके जो आपने इंटीरियर दिखाया है क्लोजअप में, वाइड में, सारी चीज़ें वो दिख रहा है। क्योंकि ज्ञान जो है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता, करेक्ट। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, वो आपके काम आती है किसी न किसी रूप में। तो एडिटिंग एक अलग स्किल है, डायरेक्शन एक अलग स्किल है, राइटिंग एक अलग स्किल है। लेकिन लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी अच्छे से जुड़ी हुई हैं कि कोई भी एक चीज़ की नॉलेज अगर आपको है तो उसका फ़ायदा आपको दूसरी जगह मिलेगा ही मिलेगा। एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, इन फिल्मों का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं आगे, मतलब आने वाले टाइम में? क्योंकि ये बहुत बड़ा हसल होता है अपनी फिल्म को इंडिपेंडेंटली शूट करना, रिलीज़ करना, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? पैशन है ये, प्योर पैशन। मतलब एक वर्ड में मैं बोल सकता हूँ कि अगर जितनी मेहनत हम करते हैं, जितना टाइम हम देते हैं एक प्रोजेक्ट को, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, कभी-कभी 3 साल। एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या उसे चाहिए होता है ना, जो हमारी फ़िल्म का डायलॉग भी है कि एक फ़िक्स नौकरी होती है, आपको इतने घंटे काम करना है और आपकी इतनी सैलरी आपके अकाउंट में आनी है। लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं होता। हमारे पैसे तो बहुत कम से कम होते हैं और काम ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता नो है। बट आई रियली लाइक वन थिंग अबाउट हिम डायरेक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग कि कई चीज़ों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है और कई चीज़ों को लेके अपनी वो है कि यार ये तो मुझे ऐसे ही करना है। तो पहले से इनका ये क्लियर था कि यार फिल्म तो मुझे सिनेमा में रिलीज़ करनी है। सो वी हैड ऑप्शंस टू गो फॉर ओटीटी और समथिंग बट ही वांटेड इट टू बी ए सिनेमा रिलीज़। सो उसके लिए बड़ी मेहनत करी। वी हैव टू फाइट with our producers also, Vipul, who's very cooperative, with knowingly के बजट हमारे पास बहुत बहुत कंस्ट्रेंड है। पूजा के साथ डिस्कशंस होती रही, काफ़ी देर हम बैठते थे, बात करते थे क्या करना है हमें, क्योंकि खुद एडिटर है, कितने टाइम तो ये एडिट ही करते रहे फिल्म को, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। देन हसल केम इन विद कि अब रिलीज़ करने की बारी है, तुम क्या करना है? तो यार ओटीटी पे तो नहीं जाऊंगा जतिन, मैं सिनेमा तो रिलीज़ करूँगा। सो हाँ, मतलब ओटीटी पे जाऊँगा बट सिनेमा रिलीज़ हाँ, मतलब सिनेमा करके जाऊँगा, सिनेमा तो दिखाऊँगा मैं, फिर पहली फ़िल्म है मेरी। पहली। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटर का जो बैलेंस है, ये कैसे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो सिनेरियो आज की डेट में कैसे चेंज हो रहा है? मतलब पहले होता था कि आपने फिल्म रिलीज़ नहीं की तो ओटीटी वाले ले लेते थे। आज है कि वो कहते हैं कि पहले थिएटर में रिलीज़ करो, देन आप ओटीटी पे आओगे। तो क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है? देखो ये इस चीज़ को मैं लूँगा मौसम की तरह। मौसम है, बदलते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। लेकिन उस वजह से आप जीना नहीं छोड़ देते हो। ऐसे ही है, हम काम करना नहीं छोड़ सकते। चाहे रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, कानून कितने ही बदलते रहें। वो अपनी जगह है और वो अपनी जगह सही है, बट हम अपनी जगह सही हैं। हमें जो करना है हम करेंगे। बट आई थिंक ओटीटीज़ से भी मेरा वो है कि यार हम एक एक उम्मीद थी। ओटीटी अब इतने सारे रेगुलेशन लेकर आएगा तो आई थिंक वो थोड़ा-सा वो हो जाता है हमारे लिए कि हमारे पास उम्मीद जगी थी, लाइक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, एक्टर्स के लिए एक उम्मीद थी कि यार ओटीटी हमारी फिल्मों को लेगा, रिलीज़ करेगा। अगर वो भी अब ऐसा फ़ील करे कि नहीं यार, अब सिनेमा रिलीज़ करके लाओ, फिर हम देखेंगे और फिर हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास आया था, बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द सिनेमास टू रिलीज़ देयर फिल्म बिकॉज़ इट रिक्वायर्स ए ह्यूज मनी। छोटा भी होगा तो फिर वो स्क्रीन्स कम हो जाएँगे, बट ओटीटी वाज़ वन
प्लेटफॉर्म जो भी है कि जहाँ पे हम अपनी वॉइस रख सकते थे, तो वो थोड़ा सा अभी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकरों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। कल से मेरा मतलब ऐसे 10 साल पहले ऐसा नहीं था, हाँ करेक्ट, आज ऐसा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आगे ऐसा नहीं रहेगा, हाँ चेंज होगा, करेक्ट, होगा। और बहुत फास्ट अभी डिजिटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब बहुत तेजी से चेंज होती है, हाँ बहुत तेजी से। आपको क्या लगता है कि थिएटर में लोग सीरियस फिल्म देखने जाते हैं, या फिर तो एक परसेप्शन है कि ओटीटी में ही हम थोड़ा सीरियस कंटेंट देखेंगे, थिएटर में मास वाला मारधार कॉमेडी या फिर इस तरह की फिल्म देखेंगे? आपको क्या लगता है, टेस्ट चेंज हो रहा मुझे है? लगता है हर तरह के कंटेंट की ऑडियंस है, आपको पहुंचना है उन तक, पहुंच नहीं पाते, जैसे हम, मुझे लगता है हम ठीक से पहुंच नहीं पाए हमारी ऑडियंस के पास। जैसे हॉलीवुड बाहर में कल्चर है, हर तरह की फिल्मों को अप्रिसिएशन मिलता है, पर यहाँ क्या है कि बड़ी फिल्मों को ही ज़्यादा स्पेस मिलता है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए या फिर फिल्म मेकर हो गए। मुझे लगता है कि बड़ी फिल्म छोटी फिल्म कुछ नहीं होती है। आप देखो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चलती हैं, और वहीं आप देखो कि कोई दो फ्रेश फेसेस आते हैं, नए चेहरे आते हैं, और फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। तो फिल्म छोटी बड़ी मुझे लगता है बजट से नहीं होती है, फिल्म छोटी बड़ी होती है प्यार से, दर्शकों के प्यार से। जो ऑडियंस है वो जिस फिल्म को प्यार दे देती है, वो फिल्म अपने आप बड़ी हो जाती है। और वो जिस फिल्म को प्यार नहीं देती, तो आप कितने ही पैसे लगा दो उस पर, कुछ भी कर लो, वो बहुत बेसिकली हाउ टू रीच टू द ऑडियंस, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको हर जगह पहुंचाना और ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक खींच के लाना, वो एक थोड़ा सा टास्क है आज की डेट में, क्योंकि उनके मोबाइल पे इतना कंटेंट है ना कि वो फिर चाहेंगे कि मैं सिनेमा में तो कुछ और ही देखने जाऊं, जो कि वो बाद में उसका भी वेट करेंगे ओटीटी पे आने का, वो सिनेमा में नहीं जाएंगे ओटी। बट पता नहीं क्यों यार, मुझे बहुत स्ट्रेंजली से आई वांट टू से दिस कि बड़ा स्ट्रेंज है, एक बड़ा की कमाल की एक 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 कल्चर था हमारा सिनेमा में जाके फिल्म देखने का। मेरी माँ से मेरी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी, जहाँ वो ज़िक्र कर रही थी हम साथ-साथ हैं, और पूरी फैमिली जाती थी। हम आपके हैं कौन? ये पूरे गली वीकेंड फिल्म देखने लोग रेगुलर जाते थे। हाँ, गली की गली पूरी बस करके जा रही है और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, ब्लैक हो रही है टिकटें यार। मतलब मुझे याद है मैंने उस समय डिजिटल स्पेस इतना विकसित नहीं था, हाँ, वही मुझे कह रहा हूँ, मुझे लेकिन याद है कल्चर खत्म हो गया। कल्चर था। मैंने फिल्म देखने गया था, कमीने लगी थी, हाउसफुल, ब्लैक में टिकट ली थी मैंने, और वो सिंगल थिएटर जो होता है ना, उस पे देखने गए थे। वो अलग ही मजा, उसका मजा ही अलग था, सीटियाँ जो बज रही थी, और जो इनफैक्ट मैं अपनी फिल्म के साथ वो मैंने देखा जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा था हमने मुंबई में। तो जब पहली बार मैंने भी जब ऑडियंस के साथ अपना सिनेमा में, इससे पहले भी मैंने कई बार ट्रेलर्स देखे अपनी फिल्म के, लेकिन जब मैंने इस बार फिल्म में देखा तो मुझे लगा कि यार सिनेमा में जो बदल जाती है ना लैंग्वेज फिल्म की, जो पूरा सिनेरियो बदल जाता है, बिकॉज आप एक बड़े पर्दे पे एक फिल्म देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं, वो एक अलग इम्पैक्ट करती है, रादर दिन दिस के अपने मोबाइल में फिल्म देख रहे हो, भगा भगा के लैपटॉप में देख रहे हो, फिर आप क्रिकेट भी देख रहे हो, फिर आप अपना काम भी कर रहे हो, वो टूट जाता है, आपका कनेक्शन टूट जाता है उस फिल्म से। दैट्स व्हाई आई थिंक बहुत फिल्में वर्क नहीं कर पाती, या वो उनका 100 मतलब इतने टाइम वॉच करा लोगों ने, वो आ जाता। पहले 4-4 साल, 3-3 साल सिल्वर जुबली हो रही है फिल्में, कितने टाइम तक चलती थी। अब क्या है कि बहुत 3 दिन, शॉर्ट टर्म डिसाइड हो जाता फ्राइडे सैटरडे संडे खत्म, मंडे को पता ही नहीं कुछ तो। है। अच्छा, आपने सलमान खान सर के साथ काम किया है, रजनीकांत सर के साथ काम किया है, जो बड़ी फिल्में होती हैं, बिग बजट, जिसमें बहुत पैसा, टेक्निकल मान तमाम चीज़ें होती हैं, क्या फ़र्क होता है मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म में और उनके वर्क कल्चर में? कुछ नहीं, दोनों में उतनी मेहनत लगनी है, उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। दोनों का अपना तरीका है, वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि जेलर 2 पे हम लोग शूट कर रहे थे एक दिन, और मतलब सीक्वेंस था, हमारे ही हवेली घर के बाहर का एक सीक्वेंस था बहुत बड़ा, क्लाइमेक्स से पहले का। वो हमने शूट किया, बट ड्यू टू सम क्लाइमेटिक थिंग, बारिश-वारिश होने की वजह से वो रुक गया। 3-4 दिन के लिए वो सीन ही रुक गया। तो वो पूरा एक दिन जो हमने शूट किया वो खत्म, बर्बाद हो गया। हमने दोबारा वी हैव टू शूट दैट सीन। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको। हम लोग अफोर्ड, मतलब हम लोग से मेरी मुराद है इंडिपेंडेंट वाले अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। तो काम मेहनत दोनों है, उधर रिसोर्सेज ज़्यादा है, उधर बैकिंग और पैकेजिंग बहुत है। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है, लाइक हमको पता है हमारी फ़िल्म का लास्ट डे था, और एक सीन बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग छत पे शूट कर रहे थे। एक सर्टेन टाइम के बाद आप
डीजे नहीं बजा सकते, और वो सीन ऐसा था कि हम लोगों को पार्टी सीक्वेंस शूट करना था। उधर से पुलिस का फ़ोन आ रहा है कि प्लीज़ आप इसको बंद कीजिए, 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है। नीचे जो लाइन प्रोड्यूसर है वो बोल रहा है डीजल बचा नहीं है, जल्दी बंद करो नहीं तो बंद हो जाएगा शूट। उधर विकास का पहली बार टेम्परामेंट देखने को मिला जब वो कह रहा है यार ठीक से करो फटाफट। बैकग्राउंड में कुछ ऐसे चीज़ें चल रही थी, डांसर्स जो थे वो डांस ही कर रहे थे, कुछ था तो चिल्लाया यार जल्दी ख़त्म करो यार, हमारे पास टाइम नहीं है, लगे हुए हैं। तो वो हसल वैसी हो जाती है। अदरवाइज अगर कोई और होता, वो कहता चल शिफ्ट बंद कर, अगले दिन देखेंगे। अगर एक्स्ट्रा 2-4 दिन चले भी तो कोई डोंट वरी, करते हैं। हमारे पास और 2-4 दिन होते तो हम और सीन्स शूट करना चाहते थे। वी वांटेड टू एक्सप्लोर नैनीताल। हमने नैनीताल जाके शूट करना था कुछ, वहाँ पे बहुत सारे सीन शूट करने थे। एक फिल्म का सीन है जो घोड़ाकाल मंदिर है, जहाँ पे विराट कोहली जी भी आते रहते हैं, मतलब तो उस मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है। तो जब आप वहाँ पे शूट कर रहे थे, वहाँ की वाइब और कैसा लगा आपको? हमने उस मंदिर में शूट नहीं किया। नहीं, घोड़ाखाल घोड़ाकाल में गए, वो घंटी वाला मंदिर है ना, जो बहुत सारी घंटी हैं। वो घोड़ाखाल ही वो हाँ, अच्छा उसमें विराट कोहली अनुष्का शर्मा लास्ट टाइम आए थे। वो नहीं पता होगा आपको, लेकिन वो मंदिर वो ये गोरु तीर्थ उस गोवी देवता का मंदिर बहुत फेमस है उधर कैचे। नहीं, वो तो हमने वहीं शूट किया, बट मुझे ये नहीं पता था कि विराट भी वहाँ। हाँ, मतलब वहाँ की मान्यता बहुत है कि वहाँ पे आप कोई भी विश अपनी मांगे अगर आप कंट और जब विश पूरी होती है तो दोबारा आपको खोलने आना है। नहीं, बहुत अलग अच्छी वाइब थी वहाँ, मतलब पॉजिटिव। उसमें हर जगह आपको घंटियाँ घंटियाँ घंटे घंटे दिखेंगे, वो लगाया जाता है उसमें जो भी विश मांगने आते हैं। मैं भी घंटे एक बार किया। अंदर शूट किया ही है ना, तो मैं तो पता ही है, लेकिन बड़ा मजा आया। ओवरऑल भीमताल नैनीताल हर जगह पे बड़ा मजा आया। मतलब मुझे तो ऐसा आज भी फील हो रहा है, बरेली है तो मैं तो उनको कह रहा था यार चलो हल्द्वानी भी फिल्म लगी हुई है, वहाँ भी देख के आते हैं क्या सीन चल रहा है, वहाँ भी प्रमोट कराते हैं फिल्म को। तो वहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी एनर्जी थी, वहाँ पे एक अलग ही जोश था। सारे जैसे ही हमने शूट वहाँ पे ख़त्म किया, सब शाम की आरती के लिए खड़े हो गए थे अपनी अपनी घंटियों के पास, और हमने पूजा वगैरह करी वहाँ पे, ब्लेसिंग्स ली, तो बहुत अच्छा लगा। हम इनफैक्ट वहाँ पे भी गए थे हम नीम करोली बाबा जी के यहाँ, वहाँ पे भी बैठ के तब आराम से आशीर्वाद लेके आए। तो बहुत ही खूबसूरत जगह उत्तराखंड का, तो अपने मज़ा है। देवभूमि। देव बिल्कुल, बहुत ही प्यारी जगह है। अब हम लोग आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। वन वर्ड फॉर ना जाने कौन आ गया। वन वर्ड। प्यार। होप। वन वर्ड फॉर द डायरेक्टर। हैप्पी। वन वर्ड फॉर द एक्टर। गॉर्जियस एक्ट। आपकी फेवरेट फिल्म कौन थी ऑल द टाइम? सदमा। आपकी बिफोर सनराइज। आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? आई थिंक अनुराग कश्यप सर के साथ बहुत जी, मैंने मतलब वन ऑफ माय फेवरेट। आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिनके साथ आपने काम किया, एक्टर या एक्ट्रेस? मैं बता सकता हूँ, विद्या बालन जी। हाँ करेक्ट, मतलब फेवरेट उसमें अगर मैं आपका? एक्टर जतिन सरना। इस फिल्म का सबसे टफेस्ट सीन क्या था आपके अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग? मेरा ख्याल है हम दोनों के लिए वही था जहाँ पे हम दो कन्फेशन, हाँ, मतलब जो हमारे क्लाइमेक्स की तरफ सीन है, मतलब वो जहाँ कथारसिस होता है, जहाँ पे तीनों कैरेक्टर्स फेस करते हैं एक दूसरे को, वो कथारसिस होता है कौशल का, वो सीन अवार्ड के लिए। एक ऐसी हैबिट जो आपको सेट पे इरिटेट करती है? टू मच क्राउड एंड अननेसेसरी का जो ये शोर मचता है। यस, एग्री। सेम। अगर आप फिल्म मेकिंग में नहीं आए होते, इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए होते, तो आप क्या होते? आई वुड लव टू डिफेंस। आप टीचिंग। बरेली के लिए एक शब्द। खूबसूरत शहर है यार। मेरी जान है। काफ़ी अच्छा लगा विकास सर, जतिन जी, आपने टाइम दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, और भी आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं।